हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। जो टीचिंग सब्जेक्ट आपका यानी कि जो पेडागोजी सब्जेक्ट है बायोलॉजिकल साइंस, इसका आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जुलाई 2022 का जो ये क्वेश्चन पेपर है इसको विधिवत तरीके से डिस्कस करेंगे। एंड इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या रहती है, ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आप सभी जानते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कौन सा क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि ये हमने इसको टाइप इसलिए करवा दिया है क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर था उसका प्रिंट सही नज़र नहीं आ रहा था। ये वो क्वेश्चन पेपर है जिसको हमने टाइप करवाया है, इसका प्रिंट थोड़ा सही नहीं था, तो मैंने कहा आपको क्लियर हो, आपको जो है कि पढ़ने में आसानी रहे, इसलिए इसको टाइप करवा करके आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एज इट इज देखने को एग्जाम में मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मांसपेशियों के विकास, प्रयोग एवं शारीरिक क्रियाओं के समन्वय की योग्यता। मांसपेशियों के विकास, उनका प्रयोग और शारीरिक क्रियाओं के बीच जो एक सामंजस्य होता है, उनकी योग्यता शैक्षिक उद्देश्यों के किस पक्ष से संबंधित है, तो वो आपकी मनोचालक पक्ष से संबंधित है। किस पक्ष से संबंधित है? मनोचालक पक्ष से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वह राइट हो जाता है। पाठ योजना के प्रकरण, प्रकरण का मतलब होता है कोई भी टॉपिक, ठीक है। प्रकरण, इसको इंग्लिश में टॉपिक कहते हैं। टॉपिक आप सब जानते हैं, प्रकरण में दिक्कत होगी। पाठ योजना के प्रकरण यानी टॉपिक को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो भी लेसन प्लान है उसका जो टॉपिक है वो हमें बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, उसके लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? उसके लिए सबसे पहले हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं बच्चों से। क्या करते हैं? प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, और ऐसे प्रश्न पूछते हैं यानी कि बच्चों को हम ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर के चलते हैं। कहाँ? ज्ञात से अज्ञात की ओर। जो चीजें बच्चों को पता होती हैं हम पहले उन चीजों से शुरू करते हैं। जो टॉपिक हमको पढ़ाना है वो बच्चों के मुंह से निकले, ये हमारी कोशिश रहती है प्रस्तावना प्रश्न के माध्यम से। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य के अंतर्गत डैश उद्देश्य आते हैं। कौन से उद्देश्य आते हैं? भावात्मक क्षेत्र के जो उद्देश्य होते हैं उनके अंतर्गत आपके अबौद्धिक विशेषताओं जैसे कि आपकी रुचि हो गई, अभिवृत्ति आदि से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन इसमें जो आपका बी है वह राइट हो जाता है। मूल्यांकन का वह प्रकार जो शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। मूल्यांकन का ऐसा कौन सा वो प्रकार है जो किसी शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति, जो भी शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है उसके एंड पर छात्रों की जो भी अचीवमेंट रही है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, वो आपका योगात्मक मूल्यांकन है। उसको क्या कहते हैं? उसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। पाठ योजना में जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं, वो किससे संबंधित होते हैं? जस्ट मैंने अभी आपको बताया, वो हमारे पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं। यानी कि जो बच्चे को पहले से पता होता है, जो ज्ञान पहले से होता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, और फिर उन क्वेश्चंस के माध्यम से जो हमको पढ़ाना है वो टॉपिक बच्चों के मुंह से निकले, ऐसा प्रयास होता है। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। माइक्रो टीचिंग, ये जो सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड पॉइंट हैं, क्वेश्चन हैं, ये आपको इसमें एनवायरमेंट में भी मिलेगा क्वेश्चन, आपको टेक्नोलॉजी में मिलेगा, आपके फिजिकल साइंस में भी ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आपका प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है। हम लोग बीएड जब मतलब मान लीजिए कर रहे थे या आप लोग कर रहे हैं, तो उसमें माइक्रो टीचिंग का प्रॉपर तरीके से क्लास ली जाती है। उसमें हम लोगों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि माइक्रो टीचिंग कैसे होती है, आप कैसे अपने जो भी आपका पीयर है उसको कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, है ना, ये सब होता है। तो प्रशिक्षण संस्थाओं में होता है। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि का उपयोग करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि का जो उपयोग है वो शिक्षण कौशल में करते हैं, टीचिंग स्किल में करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रियात्मक अनुसंधान में डैश समस्याओं का समाधान किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान किया जाता है,
राज्य स्तरीय समस्याओं का, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। डियर फ्रेंड, क्रियात्मक अनुसंधान में स्थानीय स्तर की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान किया जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो राइट हो जाता है। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि किसने तैयार की थी? शिक्षण की जो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि है वो आपके ऑसबर्न ने तैयार की थी। किसने? ऑसबर्न ने तैयार की थी। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। शिक्षण पद्धति जो टीचिंग मेथड है वो आधारित है, किस पर आधारित है? जो शिक्षण पद्धति वो हमारी पाठ्य वस्तु पर डिपेंड करती है। जिस तरीके की पाठ्य वस्तु है, जिस तरीके जो भी सब्जेक्ट है उस, क्योंकि एक ही टीचिंग मेथड, एक ही विधि, एक ही तरीका हम सारे सब्जेक्ट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो आप मैथ्स में अप्लाई कर रहे हैं वही आप सोशल साइंस में अप्लाई करेंगे, जो आप साइंस पढ़ाने में यूज़ कर रहे हैं वही आप इंग्लिश पढ़ाने में यूज़ करेंगे। नहीं, सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए आपकी जो विधि है, जो तरीका है वो अलग अलग होता है। ऑप्शन यहाँ भी आपका ए राइट है। भारत में स्कूल स्तर पर पाठ्यचर्या विभाजन और विकास की जिम्मेदारी वहन करता है। कौन वहन करता है? आपका एनसीईआरटी। कौन वहन करता है? एनसीईआरटी वहन करता है। ठीक है, भारत में स्कूल स्तर पर पाठ्यचर्या विभाजन और डेवलपमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो एक जिम्मेदारी है, वो एनसीईआरटी के ऊपर रहती है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के प्रणेता कौन थे? यानी कि शिक्षा से संबंधित जो उद्देश्य होते हैं उनको बांटने वाले, उनका वर्गीकरण करने वाले कि ये आपके ज्ञानात्मक उद्देश्य रहेंगे, ये कौशलात्मक उद्देश्य रहेंगे, ये हमारे जो है कि विशिष्ट उद्देश्य रहेंगे, ये सामान्य उद्देश्य रहेंगे। यानी कि इस तरीके से उनका वर्गीकरण करने का जो प्रणेता हैं वो आपके बी.एस. ब्लूम माने जाते हैं। कौन प्रणेता थे? बी.एस. ब्लूम। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, नेशनल साइंस डे। ओके, आगे बढ़ते हैं। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षण प्रक्रिया में क्या करना है? सुधार लाना है, वृद्धि करना है, गति प्रदान करना है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है सुधार लाना। क्या होता है? सुधार लाना। ऑप्शन ए इज द राइट वन। निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों का चयन किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण में प्रश्नों का जो चयन है वो प्रकरण की विषय वस्तु के किसी एक भाग से किया जाता है। जो भी टॉपिक होता है उसके किसी एक पार्ट से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। कोई भी परीक्षण विश्वसनीय और वैध नहीं हो सकता जब तक कि वो क्या? वस्तुनिष्ठ नहीं है। जबकि वो वस्तुनिष्ठ नहीं है, कोई भी परीक्षण विश्वसनीय और वैलिड नहीं हो सकता जब तक कि वो वस्तुनिष्ठ नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 इज निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जीव विज्ञान अध्यापक यानी कि जो बायोलॉजी का टीचर है उसको व्यावसायिक कुशलता के अंतर्गत नहीं रखा जाता है? कौन सा बिंदु? तो इसमें आपका देखिए स्वयं का ज्ञान होना, ये भी बायोलॉजी टीचर का जो है उसकी विशेषता है। अच्छा प्रयोग करे, अपना पूरा समर्पण दे, है ना, ये तो विशेषताएं आप किसी भी टीचर में हो सकती हैं। सामाजिक मामलों का ज्ञान, ये जो है आपका थोड़ा सा इससे ऑड वन है। ठीक है, तो यही हमको फाइंड करना था। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। पाठ्य योजना के निर्माण में लेसन प्लान को आप बनाते समय सबसे पहले किसका निर्धारण किया जाता है? सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है कि जो भी हम लेसन प्लान बना रहे हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, उसके पीछे जो मतलब बच्चों को हम क्या सिखाना चाह रहे हैं, लेसन प्लान क्यों बना रहे हैं, किससे रिलेटेड पॉइंट सेंस में, मतलब इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हम बच्चों को क्या ज्ञान देना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है ना। आगे बढ़ते हैं। बी के पासी ने कितने शिक्षण कौशलों की सूची प्रदान की है? बी के पासी ने 13 शिक्षण कौशलों की सूची प्रदान की है। वो कहते हैं कि जो टीचिंग स्किल्स हैं हमारी, क्या वो कहते हैं कि जो हमारी टीचिंग स्किल्स हैं वो 13 होती हैं। कितनी? 13 होती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब जगह देखने को मिलेगा। सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता किसे माना जाता है? सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता आपके अपने D.W. एलन को माना जाता है। किसको माना जाता है? D.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। दृष्टांत दे करके स्पष्ट करने के लिए गैर मौखिक दृष्टिकोण के तहत दृश्य सामग्री जो प्रयोग की जा सकती है वो क्या है?
दृष्टांत का मतलब होता है आपका उदाहरण। दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो उदाहरण दे करके स्पष्ट करने के लिए गैर मौखिक दृष्टिकोण के तहत दृश्य सामग्री जो प्रयोग की जा सकती है उसमें आपका मॉडल हो सकता है, जो हम बच्चों को दिखा रहे हैं, चित्र हो सकता है, मानचित्र हो सकता है, ये सभी हो सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी रहेगा वो हमारा राइट हो जाएगा। एंड हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 इज इन फ्रंट ऑफ यू। निम्नलिखित में से उद्दीपन परिवर्तन कौशल का घटक है इसमें कौन? हाव भाव, भाव विकेंद्रण, विराम या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शिक्षक से संबंधित नहीं है? क्या नियोजन करना शिक्षक का काम नहीं है? बिल्कुल है, डेफिनेटली है। ठीक है, प्लानिंग करना, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग करना, ये भी किसका काम है? टीचर का काम है। निर्देशन देना, बच्चों को गाइड करना भी टीचर का काम है। टीचर गाइडेंस नहीं देगा तो बच्चा सही रास्ते पे कैसे चलेगा? शिक्षण, टीचिंग तो मेन काम है टीचर का, है ना। लेकिन किसी चीज का बजट बनाना ये टीचर का काम नहीं है, बजट बनाना टीचर का काम नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वो आपका राइट हो जाएगा। परिकल्पना क्या है? एक पूर्व कल्पना है, एक अनुमान है, सोच है, सभी है। परिकल्पना जो है वो आपकी एक पूर्व कल्पना है, एक अनुमान है, कुछ सोच है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे वो आपका राइट हो जाता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके सही हैं। हम आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी पाठ्य योजना में डैश चरण नहीं है। क्या? इनपुट नहीं है, प्रक्रिया नहीं है, उत्पाद नहीं है, पृष्ठपोषण नहीं है। क्या है? एनसीईआरटी की जो पाठ्य योजना होती है उसमें फीडबैक नहीं है, उसमें पृष्ठपोषण नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। इकाई पाठ्य योजना को सबसे पहले परिभाषित करने वाले कौन हैं? जो इकाई पाठ्य योजना है उसको सबसे पहले डिफाइन करने वाले आपके अपने मॉरिसन हैं। कौन हैं? आपके मॉरिसन जो हैं, इन्होंने इकाई पाठ्य योजना को सबसे पहले डिफाइन करने का काम किया था। आइए डैश शिक्षण विधि में विद्यार्थी करके सीखते हैं। ऐसी कौन सी टीचिंग मेथड है जिसमें विद्यार्थी लर्निंग बाय डूइंग, है ना, करके सीखते हैं? व्याख्यान विधि में बच्चा करके सीखता है, बात तो ठीक लग रही है। विचार विमर्श में, यानी कि जब विचार करता है, या प्रयोगशाला विधि में, या फिर प्रश्नोत्तर विधि में। डियर फ्रेंड, व्याख्यान विधि में तो बच्चा पैसिव रहता है, व्याख्यान विधि में बच्चा पैसिव रहता है, यहाँ एक्टिव नहीं होता है। यहाँ एक्टिव कौन होता है? यहाँ एक्टिव आपका टीचर होता है। ठीक है, विचार विमर्श विधि भी नहीं है, इसमें बच्चा करके कहाँ सीख रहा है? बच्चा करके कहाँ सीख रहा है? बच्चा हमारा प्रयोगशाला में करके सीख रहा है ना। क्या? प्रयोगशाला में बच्चा खुद करके सीख रहा है। लर्निंग बाय डूइंग का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। जब तथ्यात्मक ज्ञान देना होता है या जब तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण करना होता है, डैश कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? यहाँ पे जो आपकी विधि है वो प्रदर्शन विधि सबसे उचित मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। कौन सी विधि सबसे बेहतर मानी जाती है? प्रदर्शन विधि यहाँ पे सबसे अच्छी, सटीक और उचित मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। जब एक के बाद एक कई प्रयोग करने होते हैं, डैश तो कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त होती है? जब एक के बाद एक कई प्रयोग करने होते हैं तो इसमें जो है प्रदर्शन विधि सबसे सही मानी जाती है। कौन सी विधि? प्रदर्शन विधि मानी जाती है। जब पाठ्यक्रम को एक निश्चित समय में पूरा करना होता है, जब एक टाइम लिमिट एक दे दी जाती है, एक रेड लाइन दे दी जाती है, तो कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? जब पाठ्यक्रम को एक निश्चित समय में जल्दी पूरा करना होता है तो वहाँ पे व्याख्यान विधि का यूज होता है। व्याख्यान में टीचर आया, लेक्चर दे करके चला गया, जो वो 2 पन्ने पढ़ा गया, 4 पन्ने पढ़ा गया, 6 पन्ने या पूरा चैप्टर खत्म करके चले गए, है ना। इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि इसमें टीचर सीधा एक्सप्लेन कर रहा है ना। उसको जो है बच्चों को लैब में नहीं ले जाना है, बच्चों को जो है कि ब्लैक बोर्ड पे नहीं समझाना है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है ना। तो ये व्याख्यान विधि में टीचर जल्दी कोर्स को कवर कर लेता है। डैश सूक्ष्म शिक्षण का स्तर नहीं है। कौन है इसमें जो सूक्ष्म शिक्षण का स्तर नहीं है? स्थिरीकरण स्तर जो है ये आपका सूक्ष्म शिक्षण का स्तर नहीं है। कौन? स्थिरीकरण स्तर जो है वो आपका सूक्ष्म शिक्षण का स्तर नहीं है। आसूचरित उपकरणों का सामाजिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि, किस तथ्य में निहित है? इस तथ्य में निहित है कि वे श्रम की गरिमा के प्रति सम्मान की भावना विकसित करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। आसूचरित उपकरण वे हैं जो स्वयं से बनते हैं,
प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं, बेकार वस्तुओं से बनाए जाते हैं या स्वयं के उत्पाद हैं। असुरक्षित उपकरण वे हैं जो बेकार वस्तुओं से बनाए जाते हैं, जो बेकार वस्तुओं से बनाए जाते हैं। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति डैश शब्द क्यूरेरे से हुई है। किससे? लैटिन से, यूनानी से, यहूदी से या फिर फ्रेंच से। पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति आपके लैटिन शब्द क्यूरेरे से हुई है, CURRERE। ये वो शब्द है क्यूरेरे, है ना, लैटिन शब्द है जहाँ से पाठ्यक्रम यानी कि जहाँ से आपका कैरिकुलम निकल करके आया है। क्या निकल करके आया है? कैरिकुलम निकल करके आया है। डिफरेंट आपको बताते चलें, हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमारे पास बायोलॉजी के भी नोट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपको फुल ऑब्जेक्टिव कंटेंट, एनफ कंटेंट, ठीक है, एंड आपके शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाते हैं जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं 100%। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, आप एक बार नज़र मार लीजिए उस पर। जैसे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। इसमें शॉर्ट नोट्स में आपको जैसे चैप्टर 1 से जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, विभिन्न रोगों की उत्पत्ति का कारण बैक्टीरिया और वायरस हैं, मलेरिया की उत्पत्ति का कारण एक विशेष प्रकार का मच्छर होता है ना, एम्फीबियासिस के जीवन वृत्त को जान लेने पर हम उसके विकास की किसी भी अवस्था में उसे नष्ट करने में सफल होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ज्ञात हुआ, क्या क्या ज्ञात हुआ, है ना, एंड डार्विन ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में डीएनए को कोशिका से अलग करने और कृत्रिम संश्लेषण करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और इसमें बहुत ही अहम पॉइंट्स को कलेक्ट किया गया है। पारिस्थितिक विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आकार की, कार की, वर्ग की, है ना, ये सारे पॉइंट्स में दिए गए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ये हमारे जो नोट्स हैं आप अगर आप लेना चाहें तो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे नंबर दिया हुआ है लास्ट में 9628182649। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ये हमारे वो नोट्स होते हैं जो आप शॉर्ट नोट्स होते हैं। एंड ये कहने का मतलब ये है कि हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी ना तो लेने की आवश्यकता रहती है, ना तो पढ़ने की आवश्यकता रहती है ना। ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके के शॉर्ट नोट्स हैं। बहुत ही अमेजिंग नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा मिलता है 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, पाठचर्या का डैश उपागम विश्वास करता है कि एक विषय एक कक्षा से शुरू होना चाहिए और एक ही कक्षा में समाप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि कठिनाई स्तर के अनुसार अगली कक्षाओं में जारी रखना चाहिए। तो इसमें आपका पाठचर्या का कौन सा भाग? तार्किक, सामयिक, सकेंद्रीय या फिर गतिविधि? तो पाठचर्या का जो संकेंद्रीय उपागम है, पाठचर्या का जो सकेंद्रीय उपागम है, ये विश्वास करता है कि एक विषय जो है वो एक कक्षा से शुरू होना चाहिए और एक ही कक्षा में उसका एंड नहीं होना चाहिए, है ना, बल्कि कठिनाई स्तर के अनुसार अगली कक्षाओं में जारी रखना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। पाठ्यवस्तु चयन का केंद्र बिंदु लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में क्या है? शिक्षक है, छात्र है, विद्यालय है या पर्यावरण? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? छात्र, ठीक है। पाठ्यवस्तु चयन का केंद्र बिंदु लोकतांत्रिक दृष्टिकोण में छात्र है। कौन है? छात्र है। कौन है? छात्र है। ब्लूम के वर्गीकरण की सूची में संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित गतिविधियों में अनुवाद डैश अंतर्गत आता है। अनुवाद किसके अंतर्गत आता है? अनुवाद आपका बोध और समझ के अंतर्गत आता है। अनुवाद आपका बोध और समझ के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो आपका बी है वो राइट हो जाता है। शैक्षिक उद्देश्य लेखन तकनीकों में मेगर ने डैश वर्गीकरण को आधार माना। किसके वर्गीकरण को आधार माना? इन्होंने ब्लूम के वर्गीकरण को आधार माना, ठीक है। शैक्षिक उद्देश्य को लिखने की जो तकनीक है उसमें मेगर ने ब्लूम के द्वारा जो उद्देश्य दिए गए उनको आधार माना, ठीक है। ब्लूम के वर्गीकरण को आधार माना। क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम वर्ग कौन सा है? उच्चतम वर्ग इसमें आपका क्या हो जाएगा? आदत का निर्माण, यानी कि आदत निर्माण, ठीक है, हैबिट क्रिएशन। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। बच्चे के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों को विकसित करने का कार्य किसने किया है? इनको सिम्पसन ने किया है। किसने किया है? बच्चे के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्यों को डेवलप करने का काम आपके सिम्पसन ने किया है। किसने? सिम्पसन ने किया है। डैश शिक्षण उद्देश्यों की व्यवहारिक दृष्टि से लिखने का उपागम नहीं है। शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक दृष्टि से लिखने का उपागम नहीं है। कौन नहीं है?
JS मिल उपागम। कौन सा उपागम? JS मिल उपागम। ऑप्शन डी इज द राइट वन। निम्नलिखित में से अभिरंजक का चुनाव कीजिए। इसमें अभिरंजक आपका क्या हो जाएगा? सेफ्रेनिन, इयोसिन, मैथिलीन, ब्लू या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें अभिरंजक का चुनाव क्या हो जाएगा? इसमें आपका सेफ्रीन, इयोसिन, मैथिलीन, ब्लू ये सभी आपके अभिरंजक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए प्रयोगशाला में जीवों के स्थिरीकरण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला जो घोल होता है वो हमारा फार्मेलिन है। कौन है? फार्मेलिन। कौन सा घोल होता है? फार्मेलिन होता है। शैक्षिक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा गया है? शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है। जब किसी भी समस्या का निराकरण करने के लिए क्रमबद्ध प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है तो इसे कौन सी विधि कहते हैं? डियर फ्रेंड, इसको वैज्ञानिक विधि कहते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं? वैज्ञानिक विधि कहते हैं। ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो बी है वो राइट हो जाता है। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपना रुख करते हैं। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया? ये क्वेश्चन तो जग जाहिर है, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन आपके WH किलपैट्रिक ने किया। किसने किया? WH किलपैट्रिक ने किया। ऑप्शन बी इज द राइट वन। ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मैं सोचता हूँ, मैं खोजता हूँ, मुझे ज्ञात है, सिद्ध है। क्या राइट हो जाएगा? मैं खोजता हूँ। क्या हो जाएगा? मैं खोजता हूँ। ठीक है, मैं खोजता हूँ। ऑप्शन बी इज द राइट वन। आगमन विधि के शिक्षण पद निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करते हैं? आगमन विधि के जो शिक्षण पद होते हैं वह आपके उदाहरण से नियमीकरण की तरफ जो है अपना अनुसरण करते हैं। उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं, कह सकते हैं ना। पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर उसके नियम बताए जाते हैं। RCEM जो उपागम है उसका पूरा नाम क्या है? RCEM उपागम का पूरा नाम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। ऑप्शन इसमें आपका क्या राइट हो गया? ऑप्शन इसमें आपका जो बी है वो राइट हो गया। जीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों का, निर्जीवों का, जंतुओं का, वनस्पतियों का। जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीव विज्ञान में सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें जान है, जीव है ना। शिक्षण सहायक सामग्री जो सुनने और देखने दोनों कार्यों को प्रोत्साहित करती है वो क्या कहलाती है? वह आपकी दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री कहलाती है, जिसको आप सामने क्या कर सकते हैं? सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जैसे आपका टेलीविज़न हो गया, इसमें आप जो चीज़ सामने देखते हैं वही सुनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर्बेरियम है। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम जो है वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपयोग किए गए संरक्षित पौधों के नमूनों और संबंधित डेटा का संग्रह हर्बेरियम में किया जाता है। बात आई समझ में? ऑप्शन बी। टीम टीचिंग डैश द्वारा विकसित की गई। टीम टीचिंग किसके द्वारा विकसित की गई? टीम टीचिंग आपकी जी फ्रीमैन के द्वारा विकसित की गई। टीम टीचिंग आपकी जी फ्रीमैन के द्वारा विकसित की गई। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों के प्रदर्शन को जानना और सुधार करना है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम शिक्षार्थी के प्रदर्शन को जानें। अगर हम उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, फिर इसको नंबर दे रहे हैं, तो उससे हमें ये पता लग रहा है कि बालक ने प्रगति की, यानी कि बच्चा आगे उन्नति हुई या अवनति हुई, है ना। मान लीजिए छिमाही में परीक्षा हुई थी, बच्चे के 80% आए थे, अब मान लीजिए बच्चे के 70% आए, तो ये अवनति हुई, बच्चा पीछे चला गया, है ना। तो इससे बच्चे का प्रदर्शन पता चलता है कि बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, उसमें है ना कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। निम्नलिखित में से कौन जैविक विज्ञान शिक्षण में सहपाठ्यगामी गतिविधि है? कौन? भ्रमण। क्या? भ्रमण। कौन? भ्रमण जो है वो जैविक विज्ञान शिक्षण में सहपाठ्यगामी विधि है। बच्चों को जो है भ्रमण करके चीज़ों को दिखाना, टच फील करके बच्चे उसको समझ पाएं। यदि कक्षा 6 के विद्यार्थियों को मानव नेत्र विषय पर पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना निर्मित की जानी है तो पाठ्य योजना में निम्नलिखित में से किस गतिविधि को शामिल करना सबसे अधिक प्रभावी होगा, जिससे विद्यार्थी संबंधित अवधारणा को अच्छे से समझ सकें? क्या हो जाएगा इसमें? मानव नेत्र के मॉडल का उपयोग करते हुए प्रदर्शन करना। क्या हो जाएगा? मानव नेत्र के मॉडल का उपयोग करते हुए प्रदर्शन करना। ऑप्शन डी इसमें आपका जो है वो राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 इज विज्ञान शिक्षण हेतु
ह्यूरिस्टिक विधि की शुरुआत किसने की थी? तो विज्ञान शिक्षण के लिए, साइंस टीचिंग के लिए जो ह्यूरिस्टिक विधि है उसकी शुरुआत आपके H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। किसने? H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी। बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण विधि बाल केंद्रित नहीं है? इसमें ऐसी कौन सी शिक्षण विधि है जिसमें बालक को सेंटर में नहीं रखा जाता, यानी कि पूरा ध्यान बालक पर नहीं रहता है? इसमें जो है आपकी व्याख्यान विधि, ये शिक्षक केंद्रित है, बालक केंद्रित नहीं है। इसमें जो है शिक्षक कह सकते हैं केंद्र में रहता है क्योंकि टीचर एक्टिव रहता है। शिक्षक केंद्रित विधि है, ये बालक केंद्रित नहीं है। जो प्रोजेक्ट विधि है इसमें बालक करके सीखता है, इसलिए ये आपकी बाल केंद्रित विधि हो गई। प्रदर्शन विधि भी जो है इसमें भी ये भी आपकी बाल केंद्रित है। प्रयोगशाला में भी बालक खुद करके सीखता है, इसलिए ये भी आपकी बाल केंद्रित विधि है। इन सब में इसको छोड़ करके इन तीनों में जो बालक है वो एक्टिव रहता है और इसमें टीचर एक्टिव रहता है, इसीलिए ये बाल केंद्रित नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है? लक्ष्य शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्देश हैं, ये बात तो सही है। लक्ष्य सिर्फ स्कूल कार्यक्रमों से प्राप्त नहीं किए जा सकते, बात तो ये भी सही है। लक्ष्य सिर्फ स्कूल और कार्यक्रमों से प्राप्त नहीं किए जा सकते। उद्देश्य विद्यालयी गतिविधि से प्राप्त किए जा सकते हैं, ये भी बात ठीक है। लक्ष्य और उद्देश्य समान है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में सहपाठ्यगामी गतिविधियों का आयोजन करना क्यों आवश्यक है? विद्यालय में सहपाठ्यगामी गतिविधियों का आयोजन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये बच्चों के समग्र विकास में मदद करता है। बच्चों के समग्र विकास में मदद करता है। पाठ्य योजना सामान्यतः डैश की अवधि की निर्मित की जाती है। जो पाठ्य योजना है वह 30 मिनट की अवधि की निर्मित की जाती है कि 30 मिनट में चैप्टर हमारा खत्म हो जाए। हर्बर्ट द्वारा प्रतिपादित 4 पदों में से ये नहीं था। कौन सा पद नहीं था? सामान्यीकरण जो है ये हर्बर्ट के द्वारा जो 4 पद दिए गए थे उनमें सामान्यीकरण नहीं है, ये 3 उसमें आते हैं। निम्नलिखित में से कौन खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का घटक है? खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का घटक इसमें आपका संकेत देना, विस्तृत जानकारी, प्रश्नों को पुनः प्रेषित करना, ये सभी जो हैं वो खोजपूर्ण प्रश्नों के घटक हैं। विज्ञान प्रयोगशाला के लिए क्या माप होनी चाहिए? विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 45/25 की माप होनी चाहिए। कितनी? 45/25 की माप होनी चाहिए। शिक्षण कर्मियों और उन्हें सौंपे गए छात्रों को शामिल करने वाला एक प्रकार का निर्देशात्मक संगठन है जिसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षकों को छात्रों के एक ही समूह को निर्देश के सभी या महत्वपूर्ण भाग के लिए एक साथ काम करने की जिम्मेदारी दी जाती है। उसको हम टीम टीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं डियर फ्रेंड? उसको हम टीम टीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? टीम टीचिंग कहते हैं, जिसको हिंदी में आप समूह शिक्षण भी कह सकते हैं। क्या? हिंदी में आप उसको समूह शिक्षण भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाठ्य योजना का अंतिम पद क्या है? जो आप लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं उसमें सबसे लास्ट में क्या आएगा? सबसे लास्ट में होमवर्क आएगा। सबसे लास्ट में हम उसमें डालेंगे कि अब हम बच्चों को क्या होमवर्क दें। पाठ्य योजना में किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखने का पैटर्न क्या होता है? तो किसी जो है पहले आप उसकी जाति लिखेंगे फिर उसका वंश लिखेंगे। पहले जाति लिखेंगे फिर वंश लिखेंगे। लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य संबंधित होते हैं। लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य विषयगत उद्देश्यों से संबंधित होते हैं। पाठ्य योजना में जो सामान्य उद्देश्य हैं वो विषयगत उद्देश्यों से संबंधित होते हैं। विषय विशेष के पाठ्यक्रम का एक सत्र में भली भांति पढ़ाने की दृष्टि से कुछ सार्थक एवं स्वयं में पूर्ण भागों में विभक्त करना क्या कहलाता है? इकाई योजना कहलाता है। डियर फ्रेंड, क्या कहलाता है? इकाई योजना कहलाता है। पाठ्य योजना की पंचपदीय प्रणाली किसने विकसित की? पाठ्य योजना की जो पंचपदीय प्रणाली है वह हर्बर्ट ने, किसने? हर्बर्ट ने विकसित की। किसने विकसित की? हर्बर्ट ने विकसित की। निम्नलिखित में से किसको आशुचरित नहीं किया जा सकता? टेलीविजन को आशुचरित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी इज द राइट वन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जीव विज्ञान शिक्षण में ज्ञान डैश उद्देश्य हैं। जीव विज्ञान शिक्षण में
कौन सा ज्ञान? तो जीव विज्ञान शिक्षण में विशिष्ट ज्ञान जो है वो उद्देश्य है। क्या? विशिष्ट ज्ञान जो है वो उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दृश्य सामग्री चुनिए। ऐसी सामग्री जो दृश्य है, जिसमें दिखाई पड़ता है। क्या रेडियो में दिखाई पड़ता है या फिर वीडियो में? वीडियो तो फिर ठीक है, बात तो सही है। टेप रिकॉर्डर में, इसमें भी नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका जो है वो चार्ट पेपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ट पेपर क्या है? दृश्य सामग्री, इसमें बच्चों को दिखाई दे सकते हैं। वीडियो में क्या है? दिखाई सुनाई दोनों देता है, लेकिन हमें सिर्फ दृश्य ढूंढना था, इसलिए हम चार्ट को हमने जो है राइट समझा। इनमें से कौन आसूचरित उपकरण है? आसूचरित आपका तितली जाल जो है ये आपका आसूचरित उपकरण के अंतर्गत आता है। प्रयोगशाला विधि से शिक्षण कार्य करने की दृष्टि से इनमें से कौन से गुण हैं? प्रयोगशाला विधि से शिक्षण कार्य करने की दृष्टि से इनमें से आपका करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित हैं। ठीक है, प्रयोगशाला विधि में बालक करके सीखता है, इसीलिए प्रयोगशाला विधि से जो है करके सीखने, प्रयोगशाला विधि जो है वो करके सीखने पर आधारित है। एक विधि के रूप में ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रयोग किया जाता है। एक विधि के रूप में जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है वो रुचि के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न करना। ठीक है, इसका प्रयोग रुचि के क्षेत्र में नए विचार उत्पन्न करने के रूप में प्रयोग किया जाता है। कक्षा शिक्षण को अधिक कुशल बनाने के लिए वर्तमान में टीचर्स के लिए आवश्यक कौशल की पहचान करें। टीचर्स के लिए जो आवश्यक कौशल हैं उसमें आपका कक्षा के कार्य संपादन में तकनीकी का उपयोग होना बहुत आवश्यक है। तकनीकी का उपयोग टीचर को आना चाहिए। ठीक है, छात्रों की आवश्यकताओं का ज्ञान भी हो कि छात्र की आवश्यकता क्या है ना, समाज की आवश्यकता क्या है, बालक की रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है। पाठ्यवस्तु में प्रवीणता भी होनी आवश्यक है, सिर्फ टेक्नोलॉजी के ज्ञान से काम नहीं चलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें सी है आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वो आपका राइट हो जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग इस आधार पर उचित है। किस आधार पर उचित है? छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन करना। छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन करना। ठीक है, अनुकूलन करना। मूक है। मूक क्या है? मूक जो है ये सामूहिक भागीदारी के लिए डिजाइन किए गए स्वनिर्देशित ऑनलाइन शिक्षण का लचीला और खुला रूप मूक कहलाता है। ऑप्शन ए राइट है। निम्नलिखित में से कौन परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित, इसमें आपका समूह चर्चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समूह चर्चा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शोध स्टीफन कोरे से संबंधित है? कौन सी शोध है जो स्टीफन कोरे से संबंधित है? जो क्रियात्मक शोध है वो आपकी स्टीफन कोरे से संबंधित है। ठीक है, किससे? स्टीफन कोरे से। सीबीसीएस प्रणाली में क्रेडिट का क्या अर्थ होता है? सीबीसीएस प्रणाली में शिक्षण घंटों की संख्या जो है ये आपके क्रेडिट का मतलब होता है शिक्षण के कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं, यानी टीचिंग कितने घंटे होगी। OER का अर्थ क्या है? OER का अर्थ है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इकाई योजना का लाभ नहीं है? इकाई योजना का लाभ क्या नहीं है? ये छात्रों को उनके शिक्षण अधिगम अनुभवों को प्रबंधित करने में सहायक है। ये आपके इकाई योजना का लाभ नहीं है। बाकी आपके सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CBCS का मतलब क्या है? CBCS का मतलब है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। क्या हो जाएगा? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ऑप्शन बी इज द राइट वन। RCEM उपागम में ब्लूम की संश्लेषण, विश्लेषण व मूल्यांकन को समन्वित करके किस लक्ष्य का निर्धारण किया है? तो इसमें कौन सा लक्ष्य है? सृजनात्मकता का लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य हो जाएगा? सृजनात्मकता का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। यह विशिष्ट कार्यक्रम के अनुदेशन या प्रशिक्षण के प्रभाव या दक्षता को मापने के लिए बनाया गया है। क्या बनाया गया है? उसका नाम बताइए। उसका नाम आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो है उपलब्धि परीक्षण बी राइट हो जाएगा। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण इज द राइट वन। पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को जीवित रूप में सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसमें एक्वेरियम का यूज़ करते हैं। किसका? एक्वेरियम का यूज़ करते हैं। निम्न में से किसमें चक्रात्मक अध्ययन किया जाता है? चक्रात्मक अध्ययन, क्रियात्मक अनुसंधान में आपका चक्रात्मक अध्ययन होता है।
क्रियात्मक अनुसंधान में आपका चक्रात्मक अधिगम चक्रात्मक जो है कि अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट वन, नील पत्र का उपयोग किया जाता है। परीक्षण निर्माण के लिए आधार पत्र के रूप में नील पत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट है। शैक्षिक और सह शैक्षिक पहलुओं को वर्गीकृत किया गया है। किसमें किया गया है? इसमें आपका CCE में। किसमें? CCE में इसको डिवाइड किया गया है। विज्ञान में संरचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? विज्ञान में संरचनात्मक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक क्योंकि ये निदानात्मक है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लिया जाने वाला जो कुल समय है वो आपका 36 मिनट है। कितना है? 36 मिनट है। ठीक है, ऑप्शन इसमें आपका जो बी है वो राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से किस कौशल में, इन विच स्किल, पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है? किस कौशल में? प्रस्तावना कौशल में क्या होता है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है कि आखिर बच्चे को पहले से कितना ज्ञान है। कक्षा में छात्रों द्वारा प्रश्न पूछने की क्या होनी चाहिए? प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, गलत बात है। हतोत्साहित यानी डिस्करेज, ये नेगेटिव पॉइंट है, नहीं होना चाहिए। रोका भी नहीं जाना चाहिए, बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है लघु कक्षा, शिक्षण कालांश लघु हों, पाठ्य वस्तु लघु होनी चाहिए, है ना। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। मापन किस परीक्षण की कौन सी विशेषता को व्यक्त करता है? जो मापन है ये आपकी संख्यात्मक, इसकी विशेषता क्या है? संख्यात्मक विशेषता को व्यक्त करता है। आज का 98 नंबर क्वेश्चन है एंड मैं आपको अपने नोट्स दिखा भी चुका हूँ। तो आपको चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। आपका बायोलॉजी, आपके बायोलॉजी के साथ जितने भी स्टूडेंट्स के पास बायोलॉजी होती है उनके पास फिजिकल साइंस होती है ना। बायोलॉजी, फिजिकल एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के चारों पेपर के नोट्स आपको कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। प्लस पॉइंट आपका ये है कि जो मार्केट में कंटेंट अवेलेबल है, लाइक जैसे आपको गोल्ड सीरीज है, आपका इजी नोट्स है, वो भी हम आपको उसकी भी PDF प्रोवाइड करा देते हैं जो नए वाले आए हैं। भावात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण के सर्वोच्च स्तर पर किसका निर्माण होता है? तो इसमें सर्वोच्च स्तर पर चरित्र का निर्माण होता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से परीक्षण की वह कौन सी विशेषता है जो ये बताती है कि कोई किया गया परीक्षण मापन के उद्देश्यों को किस सीमा तक पूरा करता है? तो इसमें आपकी वैधता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वैधता हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 100 क्वेश्चन कहता है जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो आपके अरस्तू माने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक आपके अरस्तू माने जाते हैं। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर यहाँ दिया गया है, फटाफट मैसेज करके आप भी नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।